अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन कराम, माक़बल वाले सबक में हमने कमर जहां के बारे में पढ़ाया था कि कमर जहां के जिंदगी के बारे में कुछ आप पढ़े थे, इनकी कुछ मुख्तसर मालूमात आप पढ़े थे। आज इनका लिखा हुआ अफसाना जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरखास्त है कि शुरू से आखिर तक आप मुझसे बने रहें। मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी ऐसी कराई जाएगी कि आपको आपका दिल भी इंशाल्लाह खुश हो जाएगा, और आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं तो आप कामयाबी की राह पे बिल्कुल कामयाब होना तय है। ठीक है ना। चूंकि जाहिर सी बात है, ये अल्लाह का भी निजाम है कि जो भी बंदा मेहनत करता है, जो जिद्दोजहद करता है, वो कभी नाकाम नहीं होता है। फी नफ्सी ही उसकी जिंदगी में कुछ तकलीफें आती हैं, उसको तकलीफों पर सब्र करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं भी आपको उम्मीद दिलाता हूँ अल्लाह की जात से कि अगर आप फी नफ्सी आप मेहनत कर लेते हैं, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि ये पहले चैप्टर पढ़ा दिया जा रहा है, उसके बाद फिर इसके अंदर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होना चाहिए वो आपके दरमियान पेश कर दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपकी किताब के अंदर जो सवाल जवाब दिया गया उसको भी हल करा दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चा इस तरह से वो हल कर ले और वो पढ़ ले, याद कर ले, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एग्जाम यानी 2025 में क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है, वो 100% बच्चा वो अपना कामयाबी का झंडा लहराएगा ही लहराएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था। हर चीज नई और कदरें अछूती सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बायस अब वो खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर इस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास बना था। वो देर से खुद अपने आप से सवाल कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि एक शख्स के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि कटी हुई शाख, जिस तरह से पहले आप इसको समझ लीजिए कि कटी हुई शाख, ये कटना का तो आप जानते हैं कि जुदा होना, शाख का मतलब जानते हैं टहनी को कहते हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह से किसी दरख्त से उसके टहनी को काट कर अलग कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो मुरझा जाता है और उसकी कैफियत बदल जाती है। पहले से उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी हालत भी बदल जाती है। इसी तरह से एक शख्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है इस कहानी के अंदर, इस अफसाने के अंदर, कि जब वो अपने घर से, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, अपने वालिद को छोड़कर वो विदेश जब कमाने के लिए चला जाता है, और कई महीनों के बाद, कई वर्षों के बाद जब वहां से वापस लौट कर आता है, तो उसको सारी चीजें अजनबी मालूम होती है। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था, यानी कई साल गुजर गए थे जब वो उसको अपने वतन से गए हुए, तो हर चीज नई और कदरें अछूती सी मालूम हो रही थी। एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बायस अब वो खुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर इस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास था। वो दिल से खुद अपने आप से सवाल कर रहा है। देखिए क्या सवाल कर रहा है ये बंदा। क्या वो सच में अजनबी हो गया है? शक्लो शबाहत, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में बदल गया है। जाहिर सी बात है, जब आदमी जाता है कमाने के लिए, तो वहाँ पे उसकी गुफ्तगू और वहाँ के चाल और वहाँ के ढंग को भी वो क्या कर लेता है, कुछ हद तक उसके अंदर वो उससे मुतासिर हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन इसका बातिन अंदरून में एक अजब तोड़ फोड़ मची हुई है। आखिर वो अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहा है? यानी कि कहते हैं कि उसके दिल के अंदर एक अजब तोड़ फोड़ मची हुई है कि आखिर हम अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहे हैं, क्या वजह है? उसी को यहाँ पे कहता है कि उसके बातिन का मतलब होता है बाबू अंदरूनी कैफियत इसकी इस तरह से हो चुकी थी कि वो अपने आप को क्या कर रहा था, बेबस महसूस कर रहा था। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं बार बार उसका ज़हन किसी एक सवाल के गिर्द मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा था। ठीक है ना। आखिर वो इतनी अच्छी सरजमीन और ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक किया? अब सच में उसकी हैसियत यहाँ टूटी हुई शाख किसी है जो दरख्त से अलहदा हो चुकी है। मतलब वो अपने आप से ये सवाल कर रहा है कि इतने अच्छे लोगों को और इससे दिलदार लोगों को छोड़कर इतने लंबे अरसे तक क्या वो वहां पर कैसे रह गया था? ठीक है ना। और इसकी औकात, इसकी वक़्त जो है, इस टूटी हुई शाख किसी है जो दरख्त से अलहदा हो चुकी है। इसी तरह से इसकी भी, यानी कि वो बंदे अपने आप के बारे में कहता है मेरी औकात जो है इसी तरह से है, इसी दरख्त के मानिंद है। तो देखिए आगे क्या कहता है कि नहीं हरगिज नहीं, बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झुका दिया। क्या कहते हैं? बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झुका दिया। बड़े आंगन से आम और शरीफे के पेड़ उसी तरह झूम रहे हैं। उसकी बूढ़ी नहीफ जां बलब
साए के सामने के पलंग पर पड़ी खांस रही है और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने अजनबी होते हुए लख्त जिगर के मलोल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके दीगर अजीज और अकारीब भी मौजूद है, सब कुछ तो है यहाँ, उसका मुनहदिम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीजों अकारीब, मगर वो खुद यहाँ का नहीं रहा। वक्त के एक लंबे सफर ने उसे खुद उसके घर में ही बेगाना बना दिया। उस पर गैरत की महर इस तरह सबत हो चुकी, सबत का मतलब चिपकना, सबत हो चुकी है कि उसे अपनों के बर्ताव में तसन्नु की झलक नजर आ रही है। तसन्नु के मतलब होता है यहाँ पर बनावटी। क्या होता है? बनावटी। ठीक है ना। वह इस मसनूई जिंदगी से उगता रहा है, उसे तलाश है अपने आप की, उसे उस अपनेपन की जिससे बरसों पहले वह खुद इसी दहलीज पर छोड़ गया था। ठीक है ना। यहाँ पर उस बंदे ने ये कहा, उस बंदे के खुद अपने आप से कह रहा है कि नहीं हरगिज नहीं, क्या है मैं क्या कहते हैं, बड़ी बेचारगी से उसने अपने सर को झुका दिया और उसके बाद वो अपने आप से सवाल करने लगा कि बड़े आंगन में आम और शरीफे के पेड़ इसी तरह झूम रहे जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले जो छोड़ कर गए थे, उसी तरह से ये भी आज लगे हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि उसकी बूढ़ी माँ जो थी वो जान बलब थी, मतलब ये कि उसका जान जो था ना वो होंठों पे आ चुका था, यानी काफी वो ज़ईफ हो चुकी थी और वो बिस्तर पकड़ ली थी। वो सामने के पलंग पर खांस रही थी और बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने लख्ते जिगर को देख रही थी। ठीक है ना। और वहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। यानी कहते हैं कि जब कोई भी बंदा काफी दिनों के बाद जब अपने वतन वापस आता है और अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ काफी देर तक उसके चेहरे को देखती रहती है और अपने लाडले के अंदर बहुत सारी चीजों को देखने की वो प्रयास करती है। और उसी को यहाँ पे कहते हैं कि अपने अलख्ते जिगर के मलोल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस तरह से वो अपने बेटे को वो देख रही थी और उसके दीगर अजीज व अकारीब भी मौजूद थे, यानी उसके और भी रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे। और उसका मुनहदिम होता हुआ घर, यानी गिरता हुआ घर भी, यानी टूटा फूटा उसका घर था, वो भी वहाँ पे मौजूद था। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि एक लंबे सफर ने उसे खुद उसके घर ही में बेगाना बना दिया, यानी कि जब वो इतने लंबे अरसा तक वो बाहर में रहने लगा, बाहर में जब वो अपनी जिंदगी गुजारा, तो जब वो अपने घर वापस आता है तो इतने लंबे सफर ने उसे क्या कर दिया, अपने घर ही में बेगाना बना दिया। यानी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हम बेगाना जगहों पे आए हैं, अजनबी घर में आए हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं उस पर गैरत की मार इस तरह सबत हो चुकी है कि उसे अपनों के बर्ताव में भी तसन्नु की झलक नजर आ रही है। यानी कि जो लोग उसके अपने भी तरह, तो इतने दिनों के बाद वो जब वापस आता है तो ऐसा लगता है कि ये जितने लोग जो मुझे आज मुझे बेटा कह रहे हैं या कि मुझे भाई कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सब के सब क्या है, ये बनावटी चीज है। उसी को कहते हैं तसन्नु की झलक नजर आ रही है, तसन्नु की झलक नजर आ रही है, यानी सब की सब बनावटी ये है। ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं उस बंदे को अब क्या है, तलाश है उस जिंदगी की और उस पल की जो उसे बरसों पहले अपने दहलीज पर छोड़ कर गया था और अपने घर में जो खुशी को छोड़ कर गया था, जो हालात को छोड़ कर गया था, वो तलाश कर रहा था उस चीज को। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे जिक्र किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अपनापन जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर जरूरी है, इस बात को उसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज की कदर उसी वक्त पता चलती है और उसी वक्त हमें एहसास होता है जब वो हमसे जुदा हो जाए। जब चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं तो उसकी कदर और कीमत हमें पता नहीं चलता है। जब वो चीजें हमसे जुदा हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब जाकर फिर हमें उसका एहसास होता है। तो जो भी चीजें अल्लाह ने हमें इनायत किया है, हमें उसे गनीमत समझना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पर भी कहता है कि अपनापन जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए किस कदर जरूरी है, इस बात को उसने पहले तो कभी भी महसूस नहीं किया था। ठीक है ना। अपनापन इतनी बड़ी चीज है कि बड़े बड़े दुखों को भी एक पलक में, एक झलक में मिटा देती है। समझ में आ रही बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेकिन एक लंबे अरसे तक मशीनी जिंदगी गुजारने के बाद वो किसी चीज की कमी का एहसास इस तरह सुहाने रूह बना के वो हर आराइश को लम्हों में भूल गया। यानी जब वो मशीनी जिंदगी गुजारने के बाद किसी चीज की कमी का एहसास इस तरह सुहाने रूह बना के वो हर आसाइश को लम्हों में भूल गया
کہ जिस तरह से जब वो अपने घर से चला गया और वहाँ पे जाकर काम करने लगा और वहाँ की ऐशो इशरत में जब वो पड़ गया तो वो अपनी जिंदगी के माक़बल वाली चीजों को वो भुला बैठा। उसी को यहाँ कहते हैं हर आराइश को लम्हों में भूल गया। उसे वो दिन भी याद था जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया को खैराबाद कहकर एक अनदेखी दुनिया की तरफ प्रवास कर रहा था। उस वक्त उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गुज रही थी, यार अब तक तुम तालाब के मेढक बने रहे, बाहर निकल कर देखो दुनिया कितनी हसीन है। समझ में आ रही बातें? ये क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसलिए हासिल की है कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो? उसने विदेशी दोस्त के इस मशवरे का पुरजोश इस्तेमाल किया और उस दिन वो बेहद खुश था जब उसका वीजा बाहर जाने के लिए आ गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से उसके दोस्तों ने कहा कि भाई तुम इतनी अच्छी तालीम और इतना आला तालीम तुम हासिल किए हो ये चप्पल तोड़ मेहनत करने के लिए कि शाम तक तुम क्या करो खेत में जाओ और काम करते रहो, मजदूर बने रहो। तुम एक काम करो कि इससे निकलो, इसके आगे भी एक दुनिया है जो बहुत हसीन दुनिया है। तो उसके दोस्त के कहने पर उसने अपने दोस्त का पुरजोश इस्तेमाल किया और उस दिन वो बेहद खुश हुआ जब उसका वीजा बाहर जाने के लिए आ गया था। आगे देखिए, आगे कहते हैं वो इस मंजर को भी नहीं भूला है जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार कर रहा था। उस वक्त उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी और वो नरम हवाओं के दोष पर झूला झूल रहा था। यानी कि जब वो एयरपोर्ट गया जहाँ पे वो जहाज का इंतजार कर रहा था तो उसके सामने एक हसीन दुनिया आबाद थी और नरम हवाओं के दोष पर क्या कर रहा था, वो झूला झूल रहा था। मतलब ये सब ताबीरें हैं, ठीक है ना। यानी वो बहुत खुश था, ठीक है ना। अचानक जिंदगी कितनी सुबुक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश बन गई थी। जिंदगी का सारा बोझल न जाने कहाँ खो गया था। जहाज के उड़ान भरते ही वो सातों आसमानों की सैर करने लगा। क्या हुआ? वो सातों आसमानों की सैर करने लगा था। कैसे कैसे रंगीन ख्यालात उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहे थे। अपनी नहीफो नातवा माँ बीमार वालिद को भी छोड़ने का उसे जरा गम नहीं था। बचपन के दोस्त सब शनासा चेहरे अचानक अजनबी बन गए। उसे महसूस हुआ जैसे वह कैद खाने से निकलकर खुली फिजा में कलीले भरने लगा है, ठीक है ना। यानी कि जब वो हवाई जहाज पे सवार हुआ और वहां से जब वो सफर को उड़ान भरा तो उस तरह से क्या हुआ कि वो अपनी माक़बल में होने वाली तमाम मुसीबतों को भी भुला बैठा और अपनी माँ को भी और अपने वालिद साहब को भी भुला बैठा। जो वो गम में जो मुब्तला थे उन तमाम को एक पल में उसने भुला बैठा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस जब उसके सामने खाने की प्लेट सजाए आई तो उसे लगा जैसे वो जन्नत के हूरे हैं जो मन्नत सलवा के साथ उसकी मेजबानी कर रही है। उसने उनके दस्ते नाज़रीन से प्लेट लेते हुए कंखियों से उन्हें देखा। एयर होस्टेस ने दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, क्या और भी चाहिए कुछ आपको? देखिए, जब आप सफर करेंगे ना इसके अंदर, हवाई जहाज के अंदर, तो उसके अंदर लड़कियां कुछ होती हैं जिसे एयर होस्टेस कहा जाता है। वो आपके खाने के लिए और आपकी वहाँ पे खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं उनको लगाया जाता है ताकि वहाँ पे वो आपका इस्तेमाल करे और आपके वहाँ पे इन जैसी जरूरतों को वो पूरा करे, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि जब वो खूबसूरत एयर होस्टेस को देखता है और वो खाने की प्लेट को जब उसके सामने लाती है तो उसको ऐसा लगा कि जन्नत के हूरे हैं जो मन्नत सलवा ये आसमानी खाना को कहा जाता है बाबू, ठीक है ना। जन्नत के हूरे जो मन्नत सलवात के साथ उसकी मेजबानी कर रही है। यानी कि उसका दिल खुश हो गया और उसके बाद कहते हैं कि उसने क्या किया, उनके हाथ से प्लेट लेते हुए उनको कंखियों से देखा। और ये एयर होस्टेस जो थी वहां पे, उनका काम ही होता है कि सबको मुस्कुराते हुए सबसे बात करना उनका काम ही होता है। उसी को कहा पे यहाँ पे एयर होस्टेस ने दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ दरियाफ्त किया, क्या और भी चाहिए कुछ आपको? उसके बाद देखिए क्या कहता है। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, नहीं, हाँ और। फिर खुद ही अपनी इस बौखलाहट पर बुरी तरह झिप गया। इसके दिल में लम्हा भर इस दिलनवाज मुस्कुराहट पर गुदगुदी होती रही, लेकिन फिर इस मुस्कुराहट की असलियत उस पर वाज़ेह हो गई थी।
जब वही एयर होस्टेस उसके पहलू में बैठे हुए बूढ़े पैसेंजर से भी उसी दिल नवाज मुस्कुराहट के साथ मुखातब थी। यानी कहते हैं कि थोड़ी ही देर के अंदर में ऐसा हुआ कि जब वो एयर होस्टेस जो थी, जो उसके पास खाने लेकर आई थी, जब अगले पैसेंजर के पास जाती है और उसको कहती है कि सर आपको चाहिए कुछ, तो उससे भी मुस्कुराते हुए बात करती है। जब ये बंदा देखता है कि अरे यार ये तो उससे भी मुस्कुराते हुए बात कर रही है, क्या बात है, तो इसके दिल के अंदर जितनी भी सपने थे और जो भी फूल खिले थे वो एक पल में मुरझा गए। ठीक है ना, उसी को ये यहाँ पे कहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, ओह ये तो अदाए जलवाम है जिनको मैंने अपने लिए मखसूस समझ लिया था। अपनी शख्सियत का चेहरा उसे टूटता हुआ महसूस हुआ। उम्र का यह हिस्सा भी कैसा पुरफरेब होता है। मिनटों में आसमानों पर और मिनटों में जमीन पर झूठ क्या है और सच क्या है, इस बात की तमीज इस उम्र में जरा मुश्किल सी होती है। उसकी आंखों पर भी एक रंगीन ऐनक चढ़ी हुई थी और वो हर शय को बस उसी ऐनक से देख रहा था। यानी जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि वो कहता है ये आधा तो जलवा आम थी, हमने इसको मखसूस समझ लिया है। हमने ये समझ लिया था कि ये एयर होस्टेस जो है वो हमारे ऊपर ही फिदा है, ये हमारे ऊपर क्या है, ये फिदा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद ये बंदा कहता है कि ये उम्र का ये ऐसा कैसा हिस्सा है कि मिनटों में आसमानों पे चला जाता है और मिनटों पे जमीनों पे चला जाता है। चूंकि जवानी का उम्र जो होता है ना, वो एक अजीब सा उम्र होता है। ठीक है ना, इसमें झूठ और सच बात की कुछ तमीजें, इन दोनों के दरमियान तमीजें करना जरा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। विदेश पहुंचकर कुछ दिनों तक वो एक जादुई दुनिया में खोया रहा। गिरदोपेश को रंगीन ऐनक से देखने की तकरीबन उससे आदत सी हो गई थी। लेकिन कुछ अरसा गुजार जाने के बाद उसकी ऐनक का शीशा मैला होने लगा। उसका मामूल बन गया था कि घर से बाहर कदम निकालते वक्त पहले वो अपनी ऐनक के शीशे को खूब साफ करता ताकि वह पहली सी चमक वापस आ जाए। मगर ये देखकर उसे बड़ा दुख होता था कि शीशा साफ होने के बजाय मैला ही होता जा रहा था। उन्हीं लम्हों में उसे ऐसा लगता जैसे कोई चीज छना के साथ उसके अंदर टूट गई हो और उसकी सारी करचियां अंदर ही अंदर चुभती चली जा रही है। एक अजीब सी बेचैनी का मस्कन बन गया था उसका दिलो दिमाग। ठीक है ना, उसके बाद कहते हैं कभी कभी वो अपने वजूद को पिंडो लम की तरह झूलता महसूस करता, लामहदूद फिजाओं में मुअल्लक, जमीन से मुनक़ता और आसमान से दूर। यानी कि वहाँ पे जब चला गया और वहाँ पे जब जाकर काम करने लगा तो उसे एक अजीब सा महसूस होने लगा। आगे जी यहाँ पे खुद बयान करेंगे, आपको यहाँ पे पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। या इलाही यह कैसा जहां है, क्या कहता है यहाँ पे, या इलाही एक ऐसा जहां है, बाहर की दुनिया कैसी खूबसूरत है लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं। यहाँ तो हर शख्स बस अपने आज में जी रहा है। वो अक्सर गौर व फिक्र में डूबा रहता था। क्या रहता था, ये कैसी दुनिया है, यहाँ आत्मा को चैन नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर शख्स आज ही में जी रहा है। वो अक्सर इस फिक्र के अंदर वो डूबा रहता था। क्या कल के एतबार के बगैर आज का हुस्न बरकरार रखा जा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। उसके अंदर से कोई चीख उभरती। वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल से इबारत है। तुम उसे सिर्फ हाल से ताबीर नहीं कर सके। उसे हैरत होती उन अहम वतनों पर जो सिर्फ हाल के सहारे जिंदा थे। वो अक्सर उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता था। ठीक है ना, यहाँ पे उन वतन वालों को क्या हो गया था, देखिए यहाँ पे खुद बता रहा है। एक दिन उसने अपने करीबी दोस्त असद से दरियाफ्त किया जो खुद उनकी कंपनी में मुलाजिम था। यार असद, यहाँ के लोग क्या अपनी जिंदगी से मुतमईन है? मुतमईन का मतलब होता है कि वही क्या कहना, यानी सुकून के साथ है, वो खुश है अपनी जिंदगी से। उनका हाल तो यकीनन खूबसूरत है मगर मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं। यानी कि उनका हाल जो था, यानी प्रेजेंट जो था ना, वो बहुत खूबसूरत था। जाहिर सी बात है वहाँ पे एसी में, एयर कंडीशन रूम में वो लोग काम करते थे, रहते थे, तो जाहिर सी बात है हाल उनका बहुत अच्छा था। लेकिन मुस्तकबिल में क्या है नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद कहते हैं क्या इस बेएतबारी के साथ कोई हसास शख्स खुश रह सकता है? असद ने गौर करते हुए कहा, यार तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो। यह हसास का मतलब होता है तुम जरूरत से ज्यादा क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। यहाँ के लोग शायद इतने हसास नहीं होते। क्या मशीनी आहद में रहते हैं? ये भी रोबोट
हो गए हैं, उसने मुस्कुराते हुए तंज किया। क्या कहते हैं, यार ये लोग मशीनी जिंदगी में जिस तरह से रह रहे हैं, मशीनी में काम कर रहे हैं, ये लोग भी रोबोट हो गए। तंज के तौर पे ये कहा था। मुमकिन है, असद ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या कहता है, असद ने जवाब दिया कि मुमकिन है ये लोग भी रोबोट की तरह हो गए हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है, नहीं यार असद, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आज के अहद का इंसान कुछ ज्यादा ही हसास हो गया है। माहौल की सर्द महरी ने उसके अंदर की आग को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया। आ रही बात समझ में, यह सब तुम्हारा वाहमा है, अपना मसला तो सिर्फ पेट की आग है। असद के मुस्कुराहट में दर्द भी था और तंज भी, जैसे बड़े सलीके से वो छुपा रहा था। यानी कि जाहिर सी बात है, जब इंसान जब अपने गांव को, अपने वतन को छोड़कर कमाने के लिए जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश रहता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये पेट का सवाल होता है जो उसको इस काम के ऊपर मजबूर करा देता है। ठीक है ना, उसी को यहाँ पे कहते हैं बाबू, अपना मसला तो सिर्फ पेट की आग है। असद की मुस्कुराहट में भी दर्द भी था और तंज भी बड़े सलीके से वो छुपा रहा था। उसे अक्सर ऐसे जैसे दूसरे साथियों की जिंदगी पर मलाल होता, वो जो सारा दिन कड़ी मेहनत करते और जब गई रात बिस्तर पर लौटते तो बीवी बच्चे को सोया हुआ पाते। फिर अल्लाह सुबह सारी कायनात को सोया हुआ ही छोड़कर अपने अपने कामों में चले जाते हैं। उनमें अक्सर तो हफ्तों अपने बच्चों से जी भर बात भी न कर पाते। बीवी की मुस्कान क्या मानवियत रखती है, इस बात का एहसास भी खोते जा रहे थे। गोया उनकी जिंदगी कोई सयाल मादा हो जो मशीन में ढल गई हो, और तेज चलती हुई मशीन की घर घर के साथ अंदर का हर लतीफ एहसास भी जाहिर हो चुका हो, वो ज़ेर लब कर रहा था। इसके अंदर बहुत अच्छी बातें कही बाबू कि यहाँ पर कहते हैं वो अक्सर क्या अपने जैसे दूसरे साथियों की जिंदगी पर मलाल करता रहता था। ठीक है ना, यानी कि जो बंदा था यहाँ पर वो बाकी साथियों को भी सोचकर, वो बाकी साथियों के बारे में भी सोचकर बहुत ज्यादा वो मलाल में रहता था, गमजदा में रहता था। यार ये लोग कैसे आदमी हैं जो सारा दिन कड़ी मेहनत करते हैं, आज जब ये रात को बिस्तर पर जाते हैं तो बीवी बच्चा को सोया हुआ पाते हैं, और अपने इनको इतना भी वक्त नहीं मिल पाता है कि अपनी बीवी और बाल बच्चों से कुछ देर ये बात कर सकें। ठीक है ना, और बीवी की मुस्कान क्या मानवियत रखती है, इस बात का एहसास उससे क्या हो रहा था, खोए जा रहा था। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब सारी दुनिया सोई रहती थी तब ये अपने बिस्तर से उठते और चले जाते हैं, और उस वक्त ये आते थे जब सारी दुनिया बिस्तर पे सो जाती थी। तो क्या इनकी जिंदगी है, इसी में वो डूबा हुआ है। देखिए आगे क्या कहता है बंदा, क्या जिंदगी सिर्फ पैसे से मुतमईन हो जाती है। बाहर आकर वो भी यकीनन अच्छी गजा खा रहा था, अच्छी खास रकम जमा कर रहा था। फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशन कार, वेल फ्रेंडशिप, मकान, सब कुछ कम ही मुद्दत में उसने हासिल कर लिया था। लेकिन अक्सर रातें उसकी फोम की आरामदाह मुसहरी पर करवटें बदलते हुए रह जाती। जब भी कभी घर के उसकी माँ या किसी अपने पराये का खत आता तो वो हफ्तों तक मुजमहिल सा रहता। बूढ़े बाप के इंतकाल की खबर मिली तो वो जी भर के रो भी न सका। माँ की अलालत की इत्तला मिली मगर वो सिर्फ तड़प कर रह गया था। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि जो भी बंदा जाता है कमाने के लिए बाबू, तो वो खुशी में नहीं कमाता है, बल्कि वो बहुत सारे गमों को अपने अंदर छुपा कर वो कमाते रहता है। लेकिन आजकल के बच्चों को इस चीज की कदर नहीं है कि वो अपने माँ बाप के पैसों को बेतहाशा वो लुटाए जा रहे हैं, वो गलत कामों में लगाए जा रहे हैं। खास तौर से जो नौ उम्र बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, जो नौजवान लड़के हैं, वो अपने माँ बाप के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे कि हवा के अंदर इस एक राख को उड़ाया जाता है। हालांकि किसी भी चीज को कमाने के लिए कितनी मुशक्कतें पड़ती है, ये वो अपने बाप को देख ले और अपने उन मजदूर बाप को देखकर आदमी पता कर सकता है। आरी बात समझ में, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए कि अगर हम आज कदरदान नहीं बनेंगे, ना कदर नहीं करेंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह हमारे साथ भी ऐसे हालात पैदा कर देंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी हमारी कदरें करनी छोड़ देगी। चूंकि बाबू इस दुनिया का ये क्या कहते हैं, इस दुनिया का ये बदला है कि इस दुनिया के अंदर जो आदमी या कि जो भी बच्चा जिस तरह से करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे बदलों का बदला यहाँ भी दे देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये कैसा वक्त आ गया है कि एक तवील अरसा गुजार चुकने के बाद अचानक वहाँ की सुनहरी सरजमीन पर भी वहशत के बाल मुंडलाने लगे हैं। हर शख्स अपनी अपनी जगह सहम रहा है। उनमें से बेशतर बगैर कुछ सोचे समझे बना ज़ादे राह के ही रुखसत सफर बांधने पर मजबूर हो गए।
اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی سخت تو وہی ہے، سخت مطلب بناوٹ وہی ہے، اور آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہے، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے کیا تھا؟ سر سے غائب تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کے کہانی کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہم کو بھی بہت ساری چیزوں کا سیکھ ملتا ہے کہ جب ہمیں اپنے جب ہمارے پاس رہتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے رہتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وہ ماں باپ ہے جب آپ سے جدا ہو جائیں گے تو آپ کو اس وقت ان کی قدر کا احساس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے، وہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں آج ہی اللہ نے اگر ہمیں ماں باپ کا دولت ہم کو دیے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو اس کو پڑھ لیجئے گا، 2 سے 3 بار اس کو پڑھ لیجئے گا، تو میں امید کرتا ہوں اس کے اندر کی ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ چلیے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں لفظ اور معنی کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کو بھی یاد کر لیجئے گا، چونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس کو یاد کریں گے تو اس کے اندر جو بھی الفاظ، جو مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قدرے ہے تھوڑا باعث وجہ اجنبی بیگانہ، پناہ چھپا ہوا بے بس مجبور، سبک رفتار سست رفتار نحیف کمزور، جاں بلب مرنے کے قریب، شناسہ جان پہچان، تصنع بناوٹ ریاکاری، باطن اندرونی، سیال مادہ بہتی ہوئی چیز، سرد مری، غفلت نظر انداز کرنا، دلدار دل رکھنے والا محبوب، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا ہے منہدم ڈھا دینا، پرواز اڑان، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یاد کر لیجیے گا اور اس کو پڑھ لیجیے گا، پھر اگلے والے سبق میں ہم اس کا آبجیکٹو جو بھی کوشچن اور آنسر ہے میں آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ اجازت دیجیے، رخصت ہوتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ہم آپ کے درمیان آئیں گے۔ خدا حافظ۔